नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23 के अंतर्गत हमें यह पुस्तक प्रदान की गई है। देखिए, अब हम देखेंगे इसके आधार पर अध्याय 5 न्यायपालिका। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक से हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय और अन्य विषय के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। और आप चैनल में प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, आपको सभी विषय के भी संपूर्ण हल आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं अध्याय 5 न्यायपालिका, इसके सभी प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से पूर्ण करेंगे। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है। तो देखिए, इसका आंसर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 55 से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर है, न्यायपालिका नागरिक व सरकार दो राज्य सरकारों और केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया करती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 55 से। अगला है, न्यायिक समीक्षा को समझाइए। तो देखिए, इसका आंसर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो पाठ्यपुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 55 से इसका आंसर हम लिख सकते हैं। न्यायिक समीक्षा क्या है? संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 55 से इसका आंसर आसानी से आप लिख सकते हैं। इसके बाद है, देखिए अगला प्रश्न 3 है, न्यायपालिका ने हाकिम शेख को किस मौलिक अधिकार के संदर्भ में मुआवजा देने का आदेश दिया। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 55 से लिख सकते हैं। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 176 है। इसके बाद देखिए पृष्ठ क्रमांक 177, इसमें दिया है, देखिए प्रश्न 4 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, इसका आंसर पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 55 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसके बाद है अगला प्रश्न 5वां, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं। तो आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 56 से, भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता, इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। तो इसका आंसर आप ऐसा लिख सकते हैं पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 56 से। अगला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, यह कहाँ स्थित है। तो देखिए आंसर पृष्ठ क्रमांक 57 से, देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय होता है जो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 7वां, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंसी शहरों में की गई। तो देखिए, इसका आंसर पाठ्यपुस्तक की पृष्ठ क्रमांक 58 से, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रश्न 8वां, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है, लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 58 से आप लिख सकते हैं। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से आशय है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। तो पृष्ठ क्रमांक 177 है। इसके बाद है पृष्ठ क्रमांक 178, जिसमें देखिए दिया है प्रश्न 9 है, फौजदारी और दीवानी कानून की
कोई दो अंतर लिखिए। तो देखिए आप यहाँ से अंतर लिख सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक आप देखेंगे पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 60 में दिया गया है। यहाँ पर देखिए फौजदारी कानून और दीवानी कानून, इसमें अंतर दिया गया है। आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए पहला है, ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए, औरत को तंग करना, हत्या इत्यादि। और दीवानी कानून देखिए, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन को बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। दूसरा है, इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी, FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। दीवानी कानून में प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराया से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। इसके बाद अगला है तीसरा, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। और इसी में तीसरा है, अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर फौजदारी कानून और दीवानी कानून में अंतर लिख सकते हैं, कोई दो अंतर लिख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है? इसे कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है? तो देखिए इसका आंसर पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 61 से आंसर है इस प्रकार से, न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत सभी 10 प्रश्नों के आंसर आप आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक से खोजकर आप लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से वार्षिक परीक्षाओं में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अच्छे से अध्ययन कर लें, अच्छे से इसे भरें। देखिए आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय और अन्य विषय के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं गौतम नवाचार, और उसमें आप सभी विषय की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की। आपको सभी विषय के वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।